हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के थ्रू हम क्वेश्चन सीरीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सीरीज़ अपनी चल रही थी अलग अलग जो भी आपके ए जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए। ठीक है, पिछले कुछ समय से वीडियोस नहीं आ पाए थे क्वेश्चन सीरीज़ के, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, देखिए इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इसके अलावा एस्टीमेट और इसके अलावा ऑटोकैड, इन 4 सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज़ प्रिपेयर हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, वीडियोस उनके अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 आपको बातें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो मैं कराने वाला हूँ, इसमें सभी AE के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो भी अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, वो सभी यहाँ पे कंसीडर्ड हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन EAC के भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, EAC प्रीलिम्स के, क्योंकि आप सभी को पता है कि EAC प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस के चांसेस AJE में आने के बनते हैं, तो मैंने उनको भी कंसीडर किया है। इसके अलावा जितनी भी अपनी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, गुप्ता एंड गुप्ता है, आर्य गुर है, मूर्ति है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी बुक्स हैं सभी के क्वेश्चन इसमें कंसीडर हैं। क्लियर? तो एक बात और स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे इस क्वेश्चन सीरीज़ में 2020 तक के क्वेश्चन कंसीडर किए गए हैं। 2020 तक के क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इनका सीक्वेंस थोड़ा रैंडम है ईयर के हिसाब से, क्योंकि इनको मैंने एक प्रॉपर वे में सेट किया हुआ है, इसलिए आपको देखोगे तो कहीं 1998, कहीं 2011, कहीं 2015। ठीक है, तो इनका एक तरीके से बोल सकते हो कि ईयर के बेसिस पे थोड़ा सा सीक्वेंस सही नहीं है, रैंडमली मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं किया कि 2020 से स्टार्ट करके डाउन जाता जाऊँ। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इनको सेट किया हुआ है और वो हिसाब ज़्यादा बेटर है बजाय ईयर वाइज सेट करने के। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। 2020 तक के क्वेश्चन इसमें हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज़। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन होती है वो क्या होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है द प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर। प्लानिंग तो अलग चीज़ हो गई, प्लानिंग और डिज़ाइन तो दो अलग अलग चीज़ हो गई। बी है यहाँ पे द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेनिंग एक्शन ऑफ एट साइलेंट पॉइंट, ये बात भी कुछ पल्ले पड़ी। सी पॉइंट है डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये बात कुछ अच्छी लगी और ये ऑप्शन इसका ठीक है। देखो होता क्या है, पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या होती है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी था वीडियो लेक्चर्स में कि जो डिफरेंट मेंबर होते हैं, जैसे कि बीम हुई, जैसे कि आपका स्लैब हुई, स्लैब के अलावा फाउंडेशन हुआ, उन सभी को क्या करते हैं हम एक प्रॉपर वे में सेट करते हैं। ठीक है, उनको एक प्रॉपर वे में असेंबल किया जाता है और इस असेंबली को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि मैंने एक कॉलम लगाया, दूसरा कॉलम लगाया, यहाँ फाउंडेशन लगाया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, स्लैब लगा दी, रूफ लगा दी, तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर में दो चीज़ निकल के आती हैं, एक होती है डिजाइन और एक होती है इसका एनालिसिस। एक होता है इसका एनालिसिस। देखिए एनालिसिस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, उस पर जो लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना होता है एनालिसिस। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन में हमें लोड दिया हुआ होता है कि भाई आप ऐसा मानो कि आपको लोड दिया हुआ है 1000 किलो न्यूटन और इसके लिए कॉलम डिज़ाइन करो। तो डिज़ाइन में क्या होता है, लोड के अकॉर्डिंग हम मटेरियल और मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं, उनके डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है एक डिज़ाइन। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन सी को पढ़ोगे, डिसाइडिंग द मटेरियल, तो मटेरियल का पता लगाना, मटेरियल डिसाइड करना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, तो सभी जो मेंबर होते हैं स्ट्रक्चर के, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट करना, ये डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है इसका। क्लियर ना? देखिए बहुत बेसिक सी बात है, स्टील स्ट्रक्चर की बहुत बेसिक सी बात है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन एनालिसिस के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चर मेंबर इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टील को स्ट्रक्चर मेंबर में यूज करने का स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बारीकी से पढ़ो क्वेश्चन को। यहाँ पे एडवांटेज पूछा है, लेकिन एडवांटेज में आपसे स्ट्रक्चरल एडवांटेज पूछा है। ठीक है, एडवांटेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से स्ट्रक्चरल एडवांटेज हमें बताना है। तो देखो स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है और ये स्ट्रक्चरल एडवांटेज भी है, ठीक है ना, कि भाई जो वेट टू स्ट्रेंथ रेशो होता है वो बहुत कम होता है। मतलब क्या कि मैं कम वेट में लेस वेट अगर मैं लगाऊं तो उसमें भी मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है स्टील की। तो अगर मुझे 1000 किलो न्यूटन लोड को ट्रांसफ़र करना है तो मैं बहुत कम वेट का स्टील मेंबर लगा के ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जबकि मुझे कोई और मटेरियल लगाना हुआ, जैसे आरसीसी लगाना हुआ, तो मुझे ज़्यादा वेट देना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना। तो स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से वेट टू स्ट्रेंथ रेशो जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन देखें, हाई स्पीड ऑफ इरेक्शन, मतलब इसको इरेक्ट आसानी से किया जा सकता है स्टील के स्ट्रक्चर को, ये एडवांटेज है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं है, ठीक है। सी देखें, स्पीड ऑफ डिसमेंटलिंग, ये भी ऑब्वियसली बात है इसका एडवांटेज है, लेकिन स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं है। स्क्रैप वैल्यू, भाई तोड़ने के बाद स्ट्रक्चर को अच्छा खासा पैसा हमें कबाड़ में मिल जाएगा, ये भी इसका एडवांटेज है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। तो एडवांटेज तो सारे ही हैं इसके, लेकिन स्ट्रक्चरल एडवांटेज पूछा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज। अब यहाँ पे इसने ओनली एडवांटेज पूछा है, इसने स्ट्रक्चरल एडवांटेज के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। तो देखो, ए इट्स हाई स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली स्टील के पास हाई स्ट्रेंथ होती है। बी इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, ये भी सही है। इट्स वाटर टाइटनेस, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अबोव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज पूछे गए थे तो सभी करेक्ट हैं, क्लियर। वहाँ पे स्ट्रक्चरल एडवांटेज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा जा रहा है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार एंड गेज लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी विल बी। तो देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कुछ इस तरीके से सवाल किया गया है कि जो मेंबर लिया जाता है डक्टिलिटी मेजरमेंट करने के लिए, तो डक्टिलिटी मेजर किससे करते हैं अपन, किससे करते हैं, इसके टेंसाइल टेस्ट से, ठीक है, इसके टेंसाइल टेस्ट से। तो माइल्ड स्टील का जब टेंसाइल टेस्ट किया जाता है किस पे, यूटीएम पे, तो वहाँ पे जो स्पेसिमेन लिया जाता है उसके लिए प्रोविज़न क्या है, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिमेन है आपके पास, ठीक है, ये कोई स्पेसिमेन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लिया मैंने ए, ठीक है, इसकी गेज लेंथ है जो मान ली मैंने एल सी। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उन्होंने एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि भाई किसी भी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो होती है एल सी इज इक्वल टू 5.65 अंडर रूट ए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के लिए, ठीक है, जहाँ पे 5.65 अंडर रूट ए किसको डिनोट करता है, इसकी गेज लेंथ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोडल प्रोविजन है तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही बन जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाइड द एनोरियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील इज। तो एनोरियस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग। तो हमें इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है कि माइल्ड स्टील के बारे में इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखते हैं, अभी बता देंगे। इट हैव 2 यील्ड पॉइंट, तो होते हैं अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट, 2 होते हैं। इट्स अ डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, सही बात है। सी देखे, हैज स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एट फेलियर, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। आप सभी को पता है अगर फेलियर से पहले स्मॉल इलोंगेशन है, मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट कम है, तो वो डक्टाइल मटेरियल नहीं होता, वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनमें फेलियर से पहले इलोंगेशन नहीं होता, जबकि डक्टाइल मटेरियल में फेलियर से पहले इलोंगेशन होता है, अच्छा खासा इलोंगेशन होता है, 20-30% तक होता है, ठीक है ना। तो ये बात गलत है। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है तो इसमें इलोंगेशन होता है, फेलियर से पहले अच्छा खासा इलोंगेशन होता है। और सी क्या बोल रहा है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, तो सी क्या हो गया यहाँ पे, गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पता करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अ डक्टाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज वन फॉर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। तो देखो, क्वेश्चन लगभग सेम सा है लेकिन अलग बात पूछी गई है। देखो, डक्टाइल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। डक्टाइल स्ट्रक्चर इज वन फॉर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर इज। देखो, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, कुछ इस तरह का होता है, मैं थोड़ा सा छोटा बना के बता रहा हूँ।
कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है ना। तो यहाँ तक यील्ड पॉइंट तक जो डिफॉर्मेशन होता है ये वाला, ये होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये जो होता है ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस कर्व को देख के आपको अच्छा खासा पता है कि भाई जो माइल्ड स्टील होता है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्लियर। स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए सीधा सा बोला जा सकता है कि प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वैल्यू इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, जैसे कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन का लगभग 10 से 15 गुना है तो इस तरह के मटेरियल बोले जाते हैं आपके डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अगर इसके बराबर है, इससे ज़्यादा है तब। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन से, ठीक है, या इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लगभग 10 से 12 गुना से कम है तो इस टाइम पे इसको बोला जाता है ब्रिटल मटेरियल। तो हमें एक बात पता लग गई कि अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उस केस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसी के बारे में पूछा हुआ है, फॉर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। तो पहला देखिए, इज स्मॉलर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, गलत बात, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन से तो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन देखो जरा, वेनिसेज मतलब ख़त्म, ये तो गलत बात हो गई। इक्वल टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन है इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 10 से 15 गुना से भी ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बात हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चर स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। तो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है ना, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के थ्रू हम रेजिडुअल स्ट्रेस जो होती है वो मेंबर में इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं, ठीक है ना। तो रेजिडुअल स्ट्रेस कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से हम इसको जनरेट करते हैं, कोल्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू हम अपर यील्ड पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो है स्टील स्ट्रक्चर में रेजिडुअल स्ट्रेस के नाम से, उसको देख लें क्योंकि लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ इलोंगेशन विच अ स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील अंडरगोज बिफोर फ्रैक्चर इज। तो जो माइल्ड स्टील का इलोंगेशन होता है वो किस ऑर्डर का होता है, ठीक है। देखो आप सभी को पता होगा कि अगर माइल्ड स्टील का मैं इलोंगेशन देखूं तो ये होता है 23% फेलियर से पहले, ठीक है ना, क्लियर। तो 23% अगर इसका इलोंगेशन है तो ये किस ऑर्डर का हो गया, साफ साफ बोल सकते हो कि भाई 10 के ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट, ठीक है। अगर ये 123% होता तो ये 100 के लेवल का होता, 100 के ऑर्डर का होता। अगर ये 1.2% होता तो ये 1% के ऑर्डर का होता। इस तरीके से ऑर्डर देखे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 23 है मतलब 10 के ऑर्डर का है, क्लियर। तो आप सभी को पता होगा माइल्ड स्टील में डिफॉर्मेशन होता है 23%, क्लियर है ना। HYSD में होता है लगभग 14.5%, लिख लो ये काम का है। देखो माइल्ड स्टील में होता है 23%, माइल्ड स्टील मीन्स Fe250, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ में अगर आप आओ Fe420 के लिए तो इसके लिए होता है 14.5%, क्लियर है ना। और भी हाई स्ट्रेंथ आपको चाहिए Fe500 के लिए इलोंगेशन होता है 12%। तो इनको याद रखना, काम की चीज़ें हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं, क्लियर ना। तो माइल्ड स्टील का इलोंगेशन तो वैसे भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना 23%, बाकी ये दो का भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम स्टील डज नॉट शोज यील्ड प्लेट्यू एंड शोज कंटिन्यूअस कर्व, फॉर सच स्टील हाउ द यील्ड स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन। देखो हमने माइल्ड स्टील के लिए देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो माइल्ड स्टील में हमें एक फिक्स यील्ड पॉइंट मिलता है जिसके बाद हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमें यील्ड प्लेटू दिख रहा है, हमें पता है यील्ड पॉइंट का। अब अगर मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील की बात करूँ तो उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हमें यील्ड प्लेटू नहीं दिखता, यील्ड पॉइंट नहीं दिखता है, ठीक है। हमें पता नहीं लगता कि प्रॉपरली किस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह के स्टील के लिए, इस तरह के मटेरियल के लिए अगर मैं यील्ड पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसके लिए एक मेथड यूज लिया जाता है जिसे बोलते हैं 0.2% ऑफसेट मेथड, ठीक है ना।
क्लियर। यही से एक और नाम दिया जाता है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मेथड, ठीक है ना। करते क्या है, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, देखो लाइन थोड़ी पेन टाइप से सीधी नहीं बन पाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनिशियल पॉइंट है इसका 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस चल रही, सॉरी स्ट्रेन चल रही है आपकी, ठीक है। इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मुझे यील्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसका एक प्रोसेस होता है। देखो सबसे पहले तो आप जो इनिशियल पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट बनाओ, तो ये मैंने, ओहो, ये मैंने एक टेंजेंट बनाई इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है ना। फिर 0.2% स्ट्रेन, तो मैंने लिया कि भाई ये जो पॉइंट है ये 0.2% स्ट्रेन को डिनोट करता है। तो इस पॉइंट से इनिशियल टेंजेंट जो खींची थी उसके पैरेलल एक लाइन खींचो, तो ये मैंने इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन खींची, ये वाली, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो लाइन कर्व को जहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटा इसने, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस आएगी उसे बोला जाएगा यील्ड स्ट्रेस। इसे 0.2 प्रूफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो ये एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम ऐसे मटेरियल का यील्ड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जहाँ पे यील्ड प्लेट्यू नहीं बनता, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो इस मेथड को बोला जाता है 0.2 ऑफसेट मेथड, और इसमें 0.2% स्ट्रेन पे ऑफसेट बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें जरा, बाय ड्रॉइंग 0.2% ऑफसेट ऑन द ऑफ द स्ट्रेन, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी वो ऑप्शन गलत हैं सारे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। जैसे देखो बाय ड्रॉइंग 0.2 ऑफसेट ऑन द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पे ऑफसेट नहीं बनता, गलत। सी है बाय ड्रॉइंग इनिशियल टेंजेंट, तो ये भी सही नहीं है। डी है बाय ड्रॉइंग इनिशियल सेकंड मॉडुलस। सेकंड मॉडुलस आप सभी को पता होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के काम में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखें आप जरा, व्हेन द लोड इज एक्सर्टेड ऑन द ट्रांसफर्ड when a load is exerted or transferred from one surface to another in contact the stress is known as। तो अगर जो लोड है वो ट्रांसफर किया जा रहा है सरफेस के थ्रू, जैसे कि देखो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, और लोड जो है वो ब्लॉक नंबर 2 से ब्लॉक नंबर 1 में सरफेस के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह की जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इस बात को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक पी लोड लग रहा है, आपको दिख रहा होगा ये कंप्रेसिव लोड है, लेकिन ये कंप्रेसिव कहाँ पे है, ओनली सेक्शन 2 में है, ठीक है। सेक्शन 1 में कंप्रेसिव है, लेकिन इनकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे ये कंप्रेसिव फोर्स नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट नहीं करेगा। तो ये जो लोड है ये सेकेंड नंबर कॉलम से, सेकेंड नंबर ब्लॉक से फर्स्ट नंबर ब्लॉक में कैसे ट्रांसफर होगा, बियरिंग स्ट्रेस के थ्रू। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि जनरेट होती है कहाँ पे, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे, मतलब इस सरफेस पे जो जनरेट हो रही है, कॉन्टैक्ट पे जो जनरेट हो रही है उसे बोलते हैं हम बियरिंग स्ट्रेस। अगर ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर ये दोनों ब्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस पे जनरेट स्ट्रेस मूवमेंट के दौरान क्या होती है, शियर होती है, ठीक है ना, क्लियर, ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, फ्लेक्सरल स्ट्रेन टेस्ट होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। देखो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब कि कितना परसेंट इलोंगेट कर सकता है मटेरियल। अब बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे आप देखोगे रॉट आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ये डिफाइन होते हैं परसेंटेज कार्बन के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आयरन में कार्बन मिलाते हैं, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए। तो आयरन जो होता है डक्टाइल मटेरियल होता है, कार्बन नहीं होता, तो जितना ज़्यादा कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाएगा डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा घटती जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है तो डक्टिलिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है ना, डक्टिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है तो ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, तो ब्रिटलनेस क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है तो डक्टिलिटी गिरेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। देखो रॉट आयरन, रॉट आयरन को पता है आपको कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है
वो 0.15% से भी कम होता है, ठीक है। पिग आयरन जो कि अशुद्ध आयरन माना जाता है, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.15 से 0.25 के बीच में, ठीक है ना। कास्ट आयरन, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 1.5% से ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि डक्टिलिटी, मैक्सिमम डक्टिलिटी मुझे देखनी है, तो मैक्सिमम डक्टिलिटी किसकी होगी, जिसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे कम कार्बन परसेंटेज किसमें है, रॉट आयरन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। रॉट आयरन को प्योरेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं आयरन की, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अभी देखा था हमने, रॉट आयरन को बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील का पूछा गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, कार्बन कंटेंट इन स्टील, तो यहाँ पे स्टील का पूछा गया है, ठीक है। इन जनरल, तो देखो स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 0.15 से 1.5% के बीच में, तो बड़ी लंबी तगड़ी रेंज है, ठीक है। तो इस कार्बन परसेंटेज के बेस पे स्टील को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लो कार्बन कंटेंट स्टील, जिसे माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.15 से 0.25% के बीच में, कई बार 0.30 भी लिखा होता है, ठीक है। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, यहाँ पे होता है 0.30 से लेके या 0.25 से लेके 0.70 तक, ठीक है ना। थर्ड आता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना, इसमें होता है 0.70 से लेके 1.5% तक। तो इस तरीके से कार्बन को परसेंटेज कार्बन के, सॉरी स्टील को परसेंटेज कार्बन के बिहाफ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लो कार्बन स्टील होता है उसे माइल्ड स्टील बोला जाता है, ठीक है ना। उसके लिए होता है कार्बन परसेंटेज 0.15 से 0.25 के बीच में, कई बार 0.30 भी लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया माइल्ड स्टील के लिए। और अगर कॉमनली स्टील के लिए पूछा जाए तो 0.15 से लेके 1.5 तक। तो यहाँ पे पूछा गया है स्टील के लिए, तो ऑप्शन देखना जरा, 0.01 टू 0.10 गलत, 0.10 टू 1.50 ये सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टील के लिए। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए देखना जरा, लेस देन 0.25 सही, बिटवीन 0.25 टू 0.70 ये गलत है क्योंकि ये मीडियम कार्बन स्टील का है, बिटवीन 0.7 टू 1.5 ये गलत है क्योंकि ये हाई कार्बन स्टील का है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यूजुअली अज्यूम टू बी। तो देखो ये बड़ा ही एक विवादित क्वेश्चन रहा है, ठीक है, पॉइजन रेशियो का, क्योंकि देखो पॉइजन रेशियो की जो रेंज होती है वो होती है 0.30 से लेके 0.50 के बीच में, ठीक है ना। इलास्टिक रेंज में मानते हैं इसको 0.30 के आसपास, और प्लास्टिक रेंज में मानते हैं इसको 0.50 से कुछ नीचे, ठीक है ना। तो देखो इस रेंज में पॉइजन रेशियो वेरी करता है स्टील का, ठीक है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग सीन होता है इसका, क्लियर। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि पॉइजन रेशियो स्ट्रक्चर स्टील का कितना होता है, तो इस क्वेश्चन में जो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम में माना गया था 0.350, ठीक है ना। हालांकि 0.30 भी सही है, लेकिन इस एग्जाम में 0.350 माना गया था, ये भी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर स्ट्रक्चर स्टील इन इलास्टिक रेंज। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि इलास्टिक रेंज में बताओ, इलास्टिक रेंज में तुमको पता है 0.30 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आपको रैंडम दिया हुआ है जैसे 0.38 दिया हुआ है तो वो भी सही है, क्योंकि वो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 18वें क्वेश्चन में देखो 0.2, 0.15, 0.50, ठीक है ना, तो ये सभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि इलास्टिक रेंज का पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए 0.3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, स्टील इज अ किस तरह का मटेरियल है स्टील, तो इलास्टिक है, सब दुनिया को पता है ये तो, ठीक है ना। तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया, स्टील इलास्टिक मटेरियल होता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एज पर IS स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इन रेस्पेक्टिव टू इट्स ग्रेड। तो आप सभी को पता है कि स्टील की बहुत सारी ग्रेड होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि 250 हो गया, 415 हो गया, 420 हो गया, 500 हो गया, 550 हो गया, ठीक है ना। तो ग्रेड के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी चेंज भी करती हैं, जैसे डक्टिलिटी चेंज होती है, ब्रिटलनेस चेंज होती है,
और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो ग्रेड पे डिपेंड नहीं करती, वो पूरे के पूरे ग्रेड के लिए सेम ही होती है, ठीक है। और उनमें से देखो यूनिट मास जो होता है स्टील का, वो आप सभी को पता होगा 7850 कांस्टेंट होता है, ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है, तो बी ऑप्शन भी सही। पॉइजन रेशियो भी सेम होता है, ठीक है, रेंज में होता है, ग्रेड पे डिपेंड करता है लेकिन बेसिकली मानते हैं कि ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। हालांकि इसकी डिपेंडेंसी ग्रेड पे थोड़ी सी होती है लेकिन बेसिकली या जर्नली अपन इसको कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है ना। तो पॉइजन रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रेड पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेड पे डिपेंड कौन सी प्रॉपर्टी करती है, जैसे कि ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ग्रेड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ, तो ये तो सिंपल है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसमें तो बताने वाली कोई बात है नहीं, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सी ऑप्शन करेक्ट। और ये देखो एसएससी जेईई 2020 में पूछा हुआ है, क्या हद का सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तो सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट दैट, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है स्टील का वो कॉन्क्रीट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोट किसको करता है, इलास्टिसिटी को करता है। तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो एक चीज़ है जिसमें लोग बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको थोड़ी सी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर रबर क्यों इलास्टिक नहीं है ज़्यादा, ठीक है, जबकि रबर को हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, रबर को हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, तो वो स्टील से ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में स्टील रबर से बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर को कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक मटेरियल में गिना जाता है, ठीक है ना। तो अपन जो रबर देखे हैं, अपन ने रबर बैंड देखे हैं जिससे चोटी बांधते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल रबर होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि उसको डिफॉर्मेशन तक या बिना डिफॉर्मेशन के कितना इंक्रीज किया जा सकता है, कितनी उसकी लेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है ना, वो होता है इलास्टिसिटी। मतलब लोड हटाने के बाद जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर रहा है, ठीक है ना, ये इलास्टिसिटी होती है। इसके अलावा ये लोड पे भी डिपेंड करता है कि कितना लोड कैपेसिटी उसकी है, तो स्टील की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू रबर, ठीक है ना, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस चीज़ को लेके कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई रबर को हम ज़्यादा खींच सकते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्यों ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो जीरो है, कैपेसिटी तो कुछ है ही नहीं उसकी, ठीक है। जबकि इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट है लोड का, कि कितना लोड हम लगा पा रहे हैं, कितना इलोंगेशन उस पर आ रहा है, तो यहाँ पे लोड और इलोंगेशन दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, ठीक है ना, इसलिए स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड भी ले सकता है और बहुत ज़्यादा इलोंगेट भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, तो सबको पता होगा ये होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को जब mm स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10⁶ आ जाएगा, इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ऑप्शन देख लो जरा, 0.0200 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब क्या 10⁹, तो इसको कन्वर्ट करना जरा 0.200 × 10⁹, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 2 × 10⁵, सही है क्या, 2 × 10⁵, आई थिंक ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ से हटेंगी तो 3 डॉट यहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद 6 बचेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 200 कुछ इस तरीके का, ठीक है। आई थिंक ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, आप चेक कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पॉइंट वगैरह में, ठीक है ना। 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है 2 × 10⁵ 250 गीगा पास्कल, ये भी गलत है, गीगा मतलब बहुत ज़्यादा। 175 गीगा पास्कल, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन सही है नहीं इसमें, ठीक है ना। या तो कोई टाइप वगैरह करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, या आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। होता कितना है, 2 × 10⁵ होता है, सब दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो ये आपको भी पता होगा जब सबको ही पता है तो, ठीक। तो ये तो बेसिक सी बात है, आप सभी को पता होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, तो वेट जो है वो कांस्टेंट होता है, सभी को पता है वेट डेंसिटी इसकी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आंसर हो जाएगा डी। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज टेकन एज, तो आप सभी को पता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिक्स वैल्यू हैं, तो इनमें बताने वाला कुछ है नहीं, याद करनी पड़ेंगी आपको, फ्रिक्वेंटली पूछी भी जाती हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी, पॉइजन रेशियो, थर्मल एक्सपेंशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील की रट लो, आती हैं, बार बार आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 सेम क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, 6-7 बार पूछा हुआ है, और पूछा क्या गया है, डेंसिटी स्टील की, ठीक है। आई थिंक सभी इंजीनियर्स को ये रटी पड़ी होगी, क्या होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे पूछी गई है ग्राम पर मीटर क्यूब में, तो अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 7850 × 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ ही देखो कितनी बार पूछी हुई है, 1 2 3 4 5 6 और पहला वाला क्वेश्चन 7, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज़, इनको रट लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई ब्लैंक इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील विद द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कोड काम में लेते हैं, सभी को पता होगा IS 800 काम में लिया जाता है। 2007 है, दैट मीन्स ये LSM को डिनोट कर रहा है, अगर 1984 होता तो WSM को डिनोट करता, ठीक है ना। IS 456 ये आपको पता होगा, ये RCC के लिए काम में लिया जाता है, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। 875 जो है वो वेरियस लोड्स के लिए काम में लिया जाता है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, इनको याद कर लेना। जैसे IS 875 पार्ट 1 जो है वो डेड लोड को बताता है, पार्ट 2 ये बताता है लाइव लोड को, लाइव लोड बोल दो या इम्पोज लोड बोल दो। पार्ट 3 जो है इसका वो बताता है आपका विंड लोड को, ठीक है ना। पार्ट 3 जो है 875 का विंड लोड को बताता है। पार्ट 4 जो है वो बताता है आपका स्नो लोड को, और पार्ट 5 जो है वो आपका बताता है स्पेशल फोर्सेस को, स्पेशल लोड जो भी बोल सकते हो आप, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है ना। तो ये 875 के 5 पार्ट हैं, अलग अलग लोड को बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टील के लिए कौन सा, IS 800, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन, सभी को पता है स्टील का कोड है, WSM पे डिपेंड नहीं करता, LSM पे करता है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। LSM का 2007 वर्जन होता है, ठीक है ना, और WSM का 1984 वर्जन होता है, ठीक है ना। कोड सेम ही है, कोड IS 800 है, ठीक है ना, ये कोड है। 2007 का मतलब क्या है कि ये 2007 का वर्जन है, ठीक है। जब अपन LSM मेथड काम लेने लग गए थे तो IS 800 2007 बताता है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन को, और IS 800 1984 बताता है WSM मेथड ऑफ डिज़ाइन को, तो ये वर्जन है इसके, ठीक है ना। IS 800 के वर्जन है, 2 वर्जन है, 1984 और 2007, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाय, तो क्वालिटी किससे डिफाइन करते हैं अपन, अल्टीमेट स्टेज से करते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 सेक्शन में क्लासिफाइड किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि सर हमने तो 5 तरह के पढ़े थे, बिल्कुल 5 तरह के पढ़े हैं, हमने भी बचपन में पढ़े थे, लेकिन 5 तरह के सेक्शंस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक जो सेक्शन होता है ISHB जो सेक्शन होता है, हैवी बीम जिसे बोलते हैं, ये बीम सेक्शन में काउंट ना करके इसे कॉलम सेक्शन में काउंट किया जाता है, इसे कॉलम सेक्शन में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है ना।
तो ISHB जो है ये कॉलम सेक्शन का टाइप है, ना कि बीम सेक्शन का टाइप है, या आप इसको हैवी बीम सेक्शन का टाइप भी बोल सकते हो, लेकिन ये बीम सेक्शन नॉर्मल बीम सेक्शन में काउंट नहीं किया जाता। इसलिए बीम सेक्शन 4 तरह से ही क्लासिफाइड हैं, ISMB, ISWB, आई थिंक LB, और इसके अलावा एक और होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इसको कॉलम सेक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो 4 तरह के रोल्ड स्टील के क्लासिफिकेशन है, 5 तरह के नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज। तो एंगल सेक्शन आप सभी जानते हैं इस तरह का होता है, ठीक है। 2 तरह से क्लासिफाइड इनको किया जाता है। एक होता है इक्वल एंगल सेक्शन, जिसमें दोनों लेग की जो डायमेंशन है वो सेम रहे, जैसे ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इसे बोलते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन, जिसमें लेग की डायमेंशन अलग अलग होती हैं, जैसे ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है एंगल सेक्शन का। एक स्पेशल एंगल सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं बल्ब एंगल सेक्शन, इस तरह का होता है, इस तरह का। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मटेरियल लगाया जाता है, इसे बोलते हैं बल्ब एंगल सेक्शन, ठीक है। इसको शिप बिल्डिंग्स में काम लिया जाता है, स्पेशल टाइप का सेक्शन होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एंगल सेक्शन को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, इक्वल सही, अनइक्वल सही, बल्ब सही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आइडेंटिफाई द वन विच सेंटर ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन मतलब जिसकी दोनों फ्लैंज बराबर हों, तो इसमें जो सेंटर होता है सेक्शन का वो सेक्शन के अंदर ही होता है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन जिसके दोनों फ्लैंज की डायमेंशन डिफरेंट हो, इसमें भी सेंटर जो होता है वो अंदर ही होता है। एंगल सेक्शन का जो सेंटर होता है वो सेक्शन से बाहर साइड में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो एंगल सेक्शन का जो सेंटर है वो सेक्शन से आउटसाइड होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। डी देखें, टी सेक्शन इस तरह का होता है, और टी सेक्शन का जो सेंटर होता है वो भी सेक्शन के अंदर ही होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि किसका बाहर होता है, तो एंगल सेक्शन का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रोल्ड स्टील टी सेक्शंस आर यूज। तो टी सेक्शन का क्या इस्तेमाल होता है, देखो कॉलम में नहीं करते, ऑप्शन ए गलत। विद फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट प्लेट इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक्स, ठीक है ना। तो ये सही है, रेक्टेंगुलर टैंक्स में स्टील के जो टी सेक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एज बिल्टअप सेक्शन टू रजिस्ट एक्सियल टेंशन। तो देखो एक्सियल टेंशन को रजिस्ट करने में टी सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं तो टी सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल्टअप सेक्शन में ज़्यादातर एंगल सेक्शन यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बिल्टअप सेक्शन नहीं बना रहा हूँ, सिंगल सेक्शन लगा रहा हूँ, तो टेंशन को रजिस्ट करने के लिए टी सेक्शन यूज़ किए जाएंगे, करते भी हैं अपन। लेकिन यहाँ पे बोला है बिल्टअप सेक्शन टू रजिस्ट एक्सियल टेंशन, तो जब एक्सियल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए बिल्टअप सेक्शन बनाए जाते हैं तो वहाँ पे मेजरली एंगल सेक्शन के यूज होता है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि अगर मुझे बिल्टअप सेक्शन बनाना है तो मैं 2 एंगल सेक्शन को इस तरीके से रख दूंगा, टी सेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं तो एंगल यूज करते हैं टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, और अगर टेंशन को रजिस्ट करने के लिए सिंगल सेक्शन में यूज ले रहा हूँ तो टी सेक्शन लगेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट 37, रोल्ड स्टील बीम आर मेन यूज टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए बीम लगती हैं। यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए भी बीम लगती हैं। बीम सेक्शन मतलब कि जो ISMB ISHB होते हैं अपने, वो कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए, कॉलम बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, तो बीम जब होती है तो टेंसल स्ट्रेस को भी रजिस्ट करती है, और इसके अलावा बीम सेक्शन को टेंशन रजिस्ट करने के लिए भी लगाया जाता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखें जरा, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम इज डिनोटेड बाय। तो वाइड फ्लैंज बीम का बोला गया है, ठीक है ना। वाइड फ्लैंज बीम को डिनोट करते हैं ISWB से। ऑप्शन देखना जरा, ISHB ISJB ISMB, तीनों गलत हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ISHB का मतलब होता है हैवी बीम, ठीक है। ISJB का मतलब होता है जूनियर बीम, ISMB का मतलब होता है मीडियम बीम, ठीक है ना। तो और वाइड फ्लैंज बीम का मतलब होता है ISWB, तो ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोल्ड सेक्शन इज मोस्ट सुटेबल टू यूज एज कंप्रेशन मेंबर।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्रेशन मतलब क्या, कॉलम, और कॉलम सेक्शन में कौन सा बीम सेक्शन काम में आता है, कौन सा रोल्ड सेक्शन काम में आता है, ISHB, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ISHB को हम बीम सेक्शन में काउंट नहीं करते, इसको कॉलम सेक्शन में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बीम सेक्शन होता है, स्पेशल बीम सेक्शन जो होता है, ये कॉलम बनाने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ISHB। कंफ्यूज मत होना, ISHB जो है वो बीम सेक्शन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसको बीम सेक्शन में काउंट नहीं करते, इसको कॉलम सेक्शन में काउंट करते हैं। बस ये डिफरेंस है ओनली, ठीक है। होता ये बीम सेक्शन ही है, लेकिन इसको बीम सेक्शन में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन यूज फॉर स्टील गर्डर। तो देखो स्टील गर्डर मतलब क्या, एक तरह की बीम, एक तरह की बीम। गर्डर क्या होती है, एक लार्ज बीम को ही तो गर्डर बोला जाता है। तो बीम के लिए कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, थ्योरी पढ़ाई थी तब, ISMB, ठीक है ना। ISMB को ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है लगभग। ISMB को ही क्यों करते हैं कि वो लगभग सिमेट्रिकल होता है दोनों एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसकी किसी एक पर्टिकुलर इस एक्सिस पे बकल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए ISMB को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। तो ये देखो लॉन्ग लेग टी बार किससे डिनोट किया जाता है, तो आप देखोगे ISLT, एल का मतलब लॉन्ग लेग, सही हो गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। ISLT का मतलब होता है लाइट टी सेक्शन। कभी एल के चक्कर में लॉन्ग देख लो, यहाँ पे एल देख लिया तो सही कर दो, ये गलत है। LT का मतलब होता है लाइट टी सेक्शन। ISJT का मतलब होता है जूनियर टी सेक्शन। ISST मतलब होता है लॉन्ग लेग टी बार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए याद रखना। ISST इसका मतलब होता है लॉन्ग लेग टी सेक्शन, लॉन्ग लेग टी बार। क्वेश्चन नंबर 42, ISHB 600 इंडिकेट। तो आप सभी को पता है, जैसे हम लिखते हैं ISHB 600 @9.8 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है रोल्ड सेक्शन को। तो यहाँ पे ISHB क्या बता रहा है, उस सेक्शन के टाइप को बता रहा है। जैसे ये हैवी बीम है, 600 किसको बताता है, इसकी ओवरऑल डेप्थ को बताता है, ओवरऑल डेप्थ को बताता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये बताता है इसके वेट पर यूनिट लेंथ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये किसको बताता है, ओवरऑल डेप्थ को बताता है, ठीक है ना। ओवरऑल डेप्थ अगर आप देखो तो ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, मतलब फ्लैंज के टॉप से लेके और बॉटम फ्लैंज का जो टॉप होता है उनके बीच की डिस्टेंस, ये 600 है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखें, टॉप फ्लैंज विड्थ इज 600 mm, गलत। बॉटम फ्लैंज विड्थ इज 6 mm, गलत। वेब थिकनेस इज 600 mm, ये भी गलत। डेप्थ इज 600 mm, ये सही है, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी उनको कराऊंगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं, एग्जाम में नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन निकट भविष्य में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन के ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग AJE के एग्जाम में, ESE के एग्जाम में, सभी को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, ठीक है ना।